नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करेंगे। एक ऐसा दौर जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर गया और उसके बाद शुरू हुई सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान। ये एक बड़ा सवाल है ना कि जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य खत्म होता है तो होता क्या है। असल में जब कोई बड़ी ताकत हटती है तो एक खाली जगह बन जाती है, एक वैक्यूम। और इतिहास गवाह है कि ये खालीपन ज्यादा देर तक नहीं टिकता, कोई ना कोई उसे भरने आ ही जाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। बात है 7वीं सदी की। सम्राट हर्ष का जो विशाल साम्राज्य था वो खत्म हो गया और बस इसी के साथ उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया और यहीं से आने वाली कई सदियों की कहानी की नींव रखी गई। अब देखिए, हुआ ये कि हर्ष के बाद कोई एक ऐसा राजा नहीं आया जो पूरे उत्तर भारत को फिर से एक साथ जोड़ सके। पूरा इलाका समझिए छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। और यही यही मौका था कुछ नई महत्वाकांक्षी ताकतों के लिए कि वो आएं और अपना दबदबा कायम करें। तो सवाल उठता है कि ये नई ताकतें आखिर लड़ किस चीज के लिए रही थीं? इसका जवाब छिपा है भूगोल में। जी हां, एक खास इलाका था, एक ऐसा ग्रैंड प्राइज जो किसी भी साम्राज्य के बनने या बिगड़ने की चाबी था। और वो इलाका था गंगा घाटी। सोचिए जरा, उपजाऊ जमीन, पानी की कोई कमी नहीं और घनी आबादी, मतलब पैसे और ताकत का सेंटर पॉइंट। गुप्त काल से लेकर हर्ष तक उत्तर भारत के हर बड़े साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी यही इलाका रहा था। ये एक तरह से उस जमाने का एम्पायर बिल्डिंग फॉर्मूला था। देखिए कितना सीधा साधा प्लान है। स्टेप 1, गंगा घाटी पर कब्जा करो। स्टेप 2, उसे मालवा और राजस्थान के रास्ते पश्चिम से जोड़ो। और सबसे जरूरी स्टेप 3, गुजरात के बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बनाओ ताकि समंदर पार व्यापार हो सके। बस जिसने भी इस पूरे रूट पर कंट्रोल कर लिया, समझिए वही बन गया शहंशाह। तो अब सीन सेट है, एक खाली मैदान और सामने एक जबरदस्त इनाम। और इस खेल में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। यही वो 3 ताकतें थीं जो सन 750 से 1000 ईस्वी के बीच के इतिहास को लिखने वाली थीं। जी हां, सिर्फ 3 ऐसे शक्तिशाली राजवंश जो उत्तर भारत पर राज करने के लिए एक दूसरे से टकराने वाले थे। और इसी महाटकराव को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपोर्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये हैं वो 3 खिलाड़ी। एक तरह से ये उस समय का पावर मैप है। देखिए, पूरब में थे पाल, फिर पश्चिम और गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में थे प्रतिहार और नीचे दक्कन में थे राष्ट्रकूट। मजे की बात यह है कि इन तीनों में से राष्ट्रकूटों का राज सबसे लंबे समय तक चला। और हाँ, तीनों की नज़र एक ही इनाम पर टिकी थी, गंगा घाटी। अब इन तीनों में से एक साम्राज्य ऐसा था जो अपनी ताकत, अपने लंबे शासन और अपनी खास लोकेशन की वजह से सबसे अलग खड़ा था। चलिए जरा राष्ट्रकूटों पर गौर करते हैं। और ये कहना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, पाल और प्रतिहार भी बहुत ताकतवर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राष्ट्रकूट अपनी जबरदस्त सेना और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एक अलग ही लीग में थे। उनका दबदबा सिर्फ दक्कन तक ही नहीं था, बल्कि वो उत्तर और दक्षिण दोनों की राजनीति में बराबर दखल देते थे। ये बात उनके रोल को एकदम सटीक तरीके से बताती है। वो सिर्फ जंग जीतने वाले नहीं थे, वो असल में एक पुल का काम कर रहे थे। उन्होंने व्यापार और कल्चर को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिससे पूरे भारत का एक मिला-जुला सांस्कृतिक ताना-बाना बना। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प और उल्टी बात सामने आती है। जब हम सुनते हैं कि लगभग 250 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही, तो दिमाग में आता है कि वो तो पूरी तरह से उथल-पुथल का दौर होगा, है ना? लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और मजेदार है। एक दूसरे से लड़ने के बावजूद इन तीनों ताकतों ने अपने अपने इलाकों में शासन बहुत अच्छे से चलाया। इन्होंने स्थिरता भी दी, खेती बाड़ी को भी बढ़ाया, तालाब और नहरें बनवाईं और कला और मंदिरों को भी खूब बढ़ावा दिया। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि कभी-कभी कंपटीशन से भी तरक्की होती है। तो फिर इस लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कोई एक अकेला विजेता नहीं था जिसने पूरे भारत को जीत लिया हो, बल्कि भारत का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदल गया। अब एक सेंट्रल एम्पायर का आइडिया खत्म हो गया था। उसकी जगह ले ली थी शक्तिशाली रीजनल राज्यों ने जो एक दूसरे को बैलेंस करते थे। और इसी सिस्टम ने आने वाली कई सदियों तक भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। और यहीं पे आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या लगातार चलती लड़ाई से भी स्थिरता आ सकती है?
सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इतिहास का ये दौर हमें यही दिखाता है कि कभी-कभी आपसी होड़ और पावर बैलेंस से भी एक अलग तरह का सिस्टम और डेवलपमेंट पैदा हो सकता है। वाकई, ताकत और तरक्की के रिश्ते को समझने के लिए ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है।